क्या इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता निशाने पर है? लेकिन सवाल सबसे बड़ा आज ये उठ चला है कि अगर कॉरपोरेट चाहे तो क्या वो सत्ता को डिगा सकता है? अगर कॉरपोरेट चाहे तो अपने पैसे से क्या वो वाकई किसी की सरकार को गिरा सकता है, किसी दूसरे की सरकार को बना सकता है? इस दौर में अंबानीज एक वक्त माने जाते रहे कि इस देश में चुनी हुई सरकारों के साथ वो चलते थे जिससे उनका काम हो पाए। और ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये किस्सा तो धीरू भाई अंबानी के दौर का है। और मौजूदा वक्त का एक सच यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के किसी कॉरपोरेट की निकटता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरी बार चुने जाने के बाद दिखाई नहीं दी, जितनी ज्यादा निकटता मुकेश अंबानी की नजर आई, यानी रिलायंस ग्रुप की नजर आई। रिलायंस ग्रुप भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन चलाता है, जिसका काम ही यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की नीतियों को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर भारत के तौर पर वह विश्लेषण लगातार करते रहे। तब ध्यान दीजिए, एक झटके में जनवरी के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध डामाडोल हुए हैं। सीधे कहें तो ट्रंप और मोदी के रिश्ते डामाडोल हुए हैं। एक वक्त मोदी के साथ अंबानी अडानी दोनों अमेरिका की यात्रा भी करते रहे हैं, लेकिन एक झटके में 48 घंटे में यह खबर बड़ी होती चली गई। वाकई अंबानी को क्या यह लगने लगा, या फिर उनका जो फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन चलता है ORF के नाम पर, उसके जरिए क्या वाकई अमेरिका को बहुत सारी जानकारी दी गई? और अमेरिका को अब यह लगने लगा है, खास तौर से ट्रंप शासन को, कि जब उसका अपना विरोध अमेरिका के भीतर हो रहा है तो क्यों नहीं वह इस दौर में भारत की राजनीति को भी डगमगा दे। इससे हटकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के निशाने पर अडानीज हैं? और बार बार रिलायंस के बीच से यह आवाज आती रही है कि इस देश में सब कुछ अडानी के नाम, या उनको हर क्षेत्र में लाने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पूरी जानकारी अपने तौर पर अंबानीज के जरिए नहीं बल्कि अडानीज के जरिए निकल कर आई हो? पूरा मामला बिजनेस का है, उस बिजनेस का जिसके आश्रय राजनीति चलती है। आज बात की शुरुआत ORF से की जाए। ORF आज का नहीं, बहुत पुराना एक फाउंडेशन बनाया गया था रिलायंस की तरफ से, जिसमें इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आर्टिकल भी लिखते हैं। कल ORF की भूमिका नैरेटिव बनाने को लेकर है, और खास तौर से भारत में जिसकी भी सरकार हो उसके पक्ष में नैरेटिव बनाया जाए, या फिर अगर वो सरकार जा रही है तो जो आने वाली सरकार है उसके लिए नैरेटिव बनाया जाए। और यह परिस्थिति ORF के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार बनने और उनके जाने के बीच उनके आर्टिकल से भी समझा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल तो इस वक्त यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते 11 वर्षों से जिस ताकत के साथ मौजूद हैं, उस ताकत में पहली बार सेंध ट्रंप के आने के बाद ही लगी है। यानी बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर, विपक्ष के भीतर, कॉरपोरेट के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिजनेस के मद्देनजर क्या इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता निशाने पर है? और यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि कॉरपोरेट की भागीदारी, कैसा परसेप्शन, कैसा नैरेटिव किस देश के साथ बनाया जाए? क्या वाकई ORF ने अपने आर्टिकल्स के जरिए, डाटास के जरिए, फैक्ट्स के जरिए, जो सूचनाओं का आदान प्रदान है उसके जरिए क्या वाकई ऐसा किया? या फिर इस दौर में कॉरपोरेट वार बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि एक झटके में जो पारंपरिक 10 बरस की पूरी अर्थनीति भारत की चली आ रही थी कॉरपोरेट के आश्रय, उसमें सबको पता था कि अडानी कहां खड़े हैं, अंबानी कहां खड़े हैं। लेकिन एक झटके में जब चीजें बिखरने लगी तो वाशिंगटन में फाइल खुल गई अडानीज की। इंडिया के भीतर अनिल अंबानी निशाने पर आ गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। संबंधों के इस दौर में यह परिस्थिति भी पहली बार नजर आई जब जनवरी के महीने में मुकेश अंबानी वाशिंगटन जाते हैं और उसके बाद मई के महीने में वो कतर जाते हैं, और मुलाकात सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्हीं की होती है। इन दो दृश्यों को एक क्षण के लिए देखिए, तब आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट इकोनॉमी के बीच इंडियन डिप्लोमेसी और कॉरपोरेट वार को कहीं ज्यादा स्पष्ट समझ पाएंगे। पहली तस्वीर 19 जनवरी की वाशिंगटन की है, जो डिनर पार्टी दी गई थी ट्रंप के जरिए। हालांकि उसमें डिनर पार्टी के लिए भी टिकट रखा गया था, लेकिन कुछ बिजनेस अमेरिका में रिलायंस का भी है, गैस का बिजनेस रिलायंस का अमेरिका के भीतर भी है। लेकिन दूसरी तस्वीर महत्वपूर्ण है, जब 15 मई को कतर में मुलाकात हुई थी मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। और उसके बाद की परिस्थितियों को अगर आप समझना शुरू करेंगे तो जो सैंक्शन रूस पर लगाए गए
तेल खरीदने को लेकर उसमें सबसे ज्यादा तेल भारत के भीतर कोई कच्चा तेल खरीद रहा था तो वो रिलायंस था। दूसरे नंबर पर नायरा कंपनी थी। नायरा पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया। भारत की सरकारी कंपनी जो तेल खरीद रही थी, जिसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया और भारत को कहा गया कि आपको इसकी एवज में 50% टैरिफ देना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कहीं भी रिलायंस का नाम नहीं आया। और अब जिस सैंक्शन की दिशा का जिक्र हम कर रहे हैं आपसे कि सैंक्शन लगेंगे, और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो सैंक्शन वो एनर्जी के क्षेत्र में हो सकते हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो सकते हैं, हीरे जवाहरात के क्षेत्र में हो सकते हैं, और बात होते होते यह भी हो सकता है कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व में जो डॉलर है उसको लेकर भी सैंक्शन की दिशा का मतलब होता है किसी देश में फॉरेन रिजर्व को आखिरी फाइनली आप सीज कर देते हैं। फिर सवाल लौटता है वापस वहीं पर, क्या वाकई इस दौर में कॉरपोरेट अपने मुनाफे के लिए या फिर इस दौर में बाहरी ताकतें भारत को लेकर कोई ऐसी बिसात बिछा रही है जिसमें उसने अब निशाने पर कॉरपोरेट को ले लिया है? सिर्फ व्हाइट हाउस की प्रवक्ता भरी नहीं बल्कि ट्रंप प्रशासन के कई बड़े अधिकारी और कई मंत्रियों तक ने यह खुले तौर पर कहा कि रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है इसमें उस पर बहुत कड़ाई के साथ अब पेश आना चाहिए, और उसमें सैंक्शन का भी जिक्र हुआ। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दिग्गजों की आलोचना की गई कि युद्ध से मुनाफाखोरी का आरोप तक लगाया गया, लेकिन नाम कभी भी रिलायंस का नहीं आया, किसी भी हालत में अंबानी का नाम नहीं आया। तो यह सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट वार है या फिर इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका भारत को उस बाजार की तौर पर अब देखने लगा है जहां वो ये मानकर चल रहा है कि मौजूदा सत्ता ना सही, क्योंकि यह अमेरिका के साथ किसी भी हालत में ओपन ट्रेड की दिशा में तो नहीं बढ़ेगी। का जिक्र करें जनवरी से जून तक तो 141.57 मिलियन बैरल जो कुल उसने इंपोर्ट किया उसका 50% रशिया से आया, और भारत में रूसी तेल जो आ रहा था उससे सरकार को जो लाभ का जानकारी निकल कर आती है वो 3.8 बिलियन डॉलर की है, और जो रिलायंस को नजर आता है पहले 6 महीनों में वो तकरीबन 571 मिलियन डॉलर की है। यानी पूरा खेल पैसे का है, पूरा खेल कॉरपोरेट का है, पूरा खेल उस बिजनेस का है जो कि टैरिफ वार से आगे निकलकर एक ऐसे बिजनेस और प्रॉफिट वार में तब्दील हो चला है जिसमें अगर आप भारत की संसदीय राजनीति और उस राजनीति के दायरे में जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को परख रहे हैं तो भारत के भीतर का सवाल है, जनता के वोट से यह सरकार नहीं बनी। यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को कटघरे में खड़ा इस दौर में विपक्ष ने ही कर दिया। और दूसरी तरफ रशिया पर कोई शिकंजा चीन के जरिए अमेरिका नहीं बना रहा है बल्कि भारत पर शिकंजा कस रहा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में क्या वाकई बीते 48 घंटों से जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि भारत में एक कॉरपोरेट मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डिगाने की कोशिश कर रहा है, तो एक आखिरी सच भी जान लीजिए, इस देश में कॉरपोरेट हो या बिजनेसमैन हो और उसके समानांतर इस देश के भीतर पॉलिटिशियन हो या पार्लियामेंट्री हो, सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस पूंजी पर रहती है जो पूंजी प्रॉफिट के शक्ल में उसकी जेब में आए और अगले चुनाव में उस पूंजी को निकालकर वो फिर से पार्लियामेंट्री बन जाए। इससे हटकर भारत की राजनीति हो नहीं पा रही है या हो नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।